हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 1 अप्रैल को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल आज के इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है विकसित मस्ट बी इंक्लूसिव। इसमें हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, हम विकसित भारत के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की संकल्पना है बाय 2047। किस तरीके से विकसित भारत को इंक्लूसिव भारत बनाया जा सकेगा, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो है ग्रो करेगा विकसित भारत में, किसान जो है प्रॉस्पेरस रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे एग्रीकल्चर की ग्रोथ में, इसे डिस्कस करेंगे और क्या क्या सॉल्यूशंस रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आपके मीन्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ सेंचुरी लेटर रिमेंबरिंग वैकोम सत्याग्रह अ प्रोग्रेसिव माइलस्टोन। ये आर्टिकल प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको वैकोम सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन दिख सकता है क्योंकि 100 साल पूरे हो गए हैं। 1924 में वैकोम सत्याग्रह हुआ था, 2024 में 100 साल पूरे हैं और इस बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है प्री पर्सपेक्टिव से वैकोम सत्याग्रह के हम इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई है। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है विकसित मस्ट बी इंक्लूसिव। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है, इकॉनमी में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ब्रॉडर थीम देखें तो क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ एज अ रिपीटेटिव थीम है मेंस में। GS3 में आपको हर दूसरे तीसरे साल इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? इट इज़ अ ग्रोथ प्रोसेस दैट बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ हो रही है 8%, 9%, उससे सोसाइटी के सारे सेक्शन को बेनिफिट मिल रहा है। क्या वो ग्रोथ ऐसी है जिससे लोअर स्टेटा में जो हैं लोग, लोअर इनकम में हैं जो लोग, उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है या नहीं हो रही है? लोअर कास्ट के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है? जो रिलीजन है सारे के सारे रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको इक्वल बेनिफिट मिल रहे हैं? ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ में आती है। 11th जो 5 ईयर प्लान था उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की फर्स्ट टाइम बात की गई थी। 12th में भी यही टारगेट था और अब यही टारगेट बन चुका है। इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या करेगी? इनइक्वालिटी को कम करेगी। लोअर से लेके अपर स्ट्रेटा तक के लोगों को बेनिफिट होना चाहिए जो भी ग्रोथ हो रही है। 6%, 7%, 8% डजेंट मैटर, लेकिन जो भी ग्रोथ हो सारे लोगों को इक्वली बेनिफिट करे, ये इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या है, विकसित मस्ट बी इंक्लूसिव। इसका मतलब जो विकसित भारत की बात की जाती है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बाय 2047, वो इंक्लूसिव होना चाहिए। और यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा है वो अशोक गुलाटी जी ने लिखा है जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और इनके आर्टिकल जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। जब तक के एग्रीकल्चर सेक्टर जो फार्मर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी या इस ग्रोथ के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तब तक के जो विकसित भारत है वो इंक्लूसिव हो ही नहीं सकता और जो ग्रोथ होंगी वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि किस तरीके से उसे इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। अपना आंसर्स में आप जो है सजेशन ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि इस आर्टिकल में दी हुई है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल की शुरुआत कहाँ से की गई है? क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से। क्यों की गई है यार क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट के चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करते हैं? कौन से सेक्टर को? एग्रीकल्चर सेक्टर को। सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्यों सेक्टर इतना ज़्यादा वनरेबल है एग्रीकल्चर? क्योंकि यार क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई भी सेक्टर इम्पैक्ट होगा तो वो एग्रीकल्चर होगा। इसलिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से इस आर्टिकल को शुरू किया गया है। ठीक, अब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ऑलरेडी 2023 का ये वार्मेस्ट ईयर है। 1.18 टेम्परेचर ऑलरेडी जो है अर्थ का बढ़ चुका है। 1.5 तक हम लिमिट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। और अभी जो है 1.18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के बाद जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम
इवेंट्स हैं वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अब मान लीजिए 1.5 तक हम नहीं पहुँचते, 2 डिग्री या 3 डिग्री तक अगर ये टेम्परेचर राइज होता है तो आप क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा होंगे। एल नीनो आपका पहले 7 साल में आता था, अब 3 साल में रिपीट होने लगा है, तो फ्रीक्वेंसी तेज़ी से बढ़ चुकी है एल नीनो ला नीनो इवेंट की, फेनोमेना की। एक्सट्रीम इवेंट्स आपके लगातार बढ़ रहे हैं, फ्लड जो है बहुत आ रहा है और ड्रॉट बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अगर फ्लड आता है तो भी फसल ख़राब, और अगर ड्रॉट आता है तो भी फसल ख़राब। तो सबसे ज़्यादा जो वनरेबल सेक्टर है वो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसलिए इस क्लाइमेट चेंज के बैकड्रॉप में हम एग्रीकल्चर सेक्टर की इंक्लूसिविटी की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की ग्रोथ की बात करेंगे। क्या हमारे फार्मर्स 2047 तक प्रॉस्पेरस हो सकते हैं, जो कि एक इंक्लूसिव भारत की संकल्पना की जा रही हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बाय 2047। क्या इस भारत में जो फार्मर्स हैं वो भी इक्वली प्रॉस्पेरस होंगे, उनकी भी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। क्या हमारे फार्मर्स मीडियम और लॉन्ग टर्म में इस बैकड्रॉप में जो राइज हो रहा है टेम्परेचर, इस बैकड्रॉप में सारे लोगों को खाना खिला पाएंगे, क्या फूड सिक्योरिटी हो पाएगी। ये सारे सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में देखेंगे। तो बाय 2047 अभी 23 साल है, इतने समय तक का प्रोजेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो राइटर हैं उन्होंने क्या किया है, जो पिछले 1991 से 2024 तक का जो डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज किया है, और उसी के हिसाब से अगर वही ट्रेंड चलते हैं अगले 23 साल में तो क्या स्थिति होगी उसका प्रोजेक्शन करने की कोशिश की गई है। स्पेशली जो कंपैरिजन किया गया है यूपीए 1 और यूपीए 2 और एनडीए 1 एनडीए 2, जो मनमोहन सिंह सरकार थी उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से ग्रो कर रहा था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से ग्रो कर रहा है। जो डेटा है यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे और फिर उसी के हिसाब से प्रोजेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अलग अलग डेटा दिया हुआ है। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ओवरऑल जो ग्रोथ थी जीडीपी वो कितनी थी, 5.1%, और जो एग्रीकल्चर जीडीपी थी वो कितनी थी, ये एवरेज एग्रीकल्चर जीडीपी है 5 साल की अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के रिजीम में, ठीक। तो 2.54% ये थी एग्रीकल्चर की जीडीपी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 5.9% थी ओवरऑल जीडीपी और 3.1% एग्रीकल्चर जीडीपी। तो बाद में जो है 1996 और 97 से 2003-04 के बीच में काफ़ी ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर की हुई थी। मनमोहन सिंह जी के समय में 4 से 14 के बीच में ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा थी 6.8%, लेकिन जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो 3.5% थी। हालांकि अगर हम पिछले टर्म्स के कंपैरिजन में बात करें तो 2.4 से बढ़ी थी 3.1 में अटल बिहारी वाजपेयी में, और 3.1 से बढ़ करके 3.5 हो गई थी मनमोहन सिंह जी के काल में। नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में ग्रोथ कितनी है, ओवरऑल ग्रोथ तो कम है, किससे, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से। यहाँ पर 6.8 थी, यहाँ पर 5.9% ओवरऑल 10 साल की ग्रोथ है। लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ 0.1% मार्जिनली बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो पिछले 32 सालों में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। इनफैक्ट मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रिजीम में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो बाय एंड लार्ज सेम थी। तो एग्रीकल्चर एक तो बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। क्यों क्रिटिकल सेक्टर है, 45% पॉपुलेशन अभी भी किस पे रिलाई कर रही है, एग्रीकल्चर पे। अगर एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्या रहेगी, गरीब रहेगी। तो प्रॉस्पेरस इंडिया बन ही नहीं सकता, विकसित भारत हो ही नहीं सकता अगर ये 45% लोगों को हम लोग क्या नहीं करते हैं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं, इन्हें एग्रीकल्चर से बाहर नहीं निकाला जाता है, नॉन फार्म सेक्टर में इन्हें एम्प्लॉय नहीं किया जाता है या फिर इन्हें स्किल प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रह करके पॉसिबल नहीं है कि ये बहुत अच्छा कर पाएँ, गरीबी से बाहर आ पाएँ, ठीक। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी हमें जो है इन सबको बाहर निकालना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर से, नॉन फार्म सेक्टर में जॉब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विकसित भारत को इंक्लूसिव भारत बनना है तो एग्रीकल्चर को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये विकसित भारत जो है ज़रूर होगा लेकिन इंक्लूसिव भारत नहीं होगा।
एग्रीकल्चर और फार्मर्स उसकी हालत अभी भी जो है जितनी ख़राब है उतनी ही 2047 में भी रहेगी। अगर हमें एग्रीकल्चर को फुल पोटेंशियल से डेवलप कराना है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। फर्स्ट जो वाटर कंजम्पशन है उसे कम करने की ज़रूरत है, ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिचार्ज करने की ज़रूरत है, सॉइल डिग्रेडेशन को अरेस्ट करने की ज़रूरत है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा है उसे कर्टेल करने की ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक कि एग्रीकल्चर अपने फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो नहीं कर सकता। ओवरऑल जीडीपी का शेयर देखें एग्रीकल्चर से कितना है, 18%। ठीक है, 18% जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। और टोटल कितने लोग ये 18% जीडीपी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, 45% वर्कफोर्स जो है केवल एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो ये 45% लोग जो है केवल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 18% ऑफ जीडीपी, जो कि बड़ी चिंता की बात है ना। ऑब्वियसली इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम होगी, ये तो ऑब्वियस है। और अगर जिस तरीके से पिछले 20 साल का जो ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, 3 से 4% अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रहती है अगले 23 साल तक, तो जो प्रोजेक्शन है अगर वो किया जाए तो 7 से 8% जो है जीडीपी का शेयर रहने वाला है बाय 2047। ठीक है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 7 से 8%। और जो पॉपुलेशन रिलाय करेगी वो कितना करेगी, 30% अकॉर्डिंग टू द ऑथर। जो राइटर हैं अशोक गुलाटी जी, उनके हिसाब से अगर 3 से 4% ग्रोथ रहती है अगले 23 साल तो ये स्थिति रहने वाली है। मतलब 30% वर्कफोर्स, केवल 8% एग्रीकल्चर जीडीपी के थ्रू कंट्रीब्यूट करेगी। बस जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर होगा वो कितना होगा, केवल 8%। तो ये जो 30% लोग हैं इनकी इनकम कम होगी, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। और जो विकसित भारत होगा वो विकसित भारत तो होगा लेकिन इंक्लूसिव भारत बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, बार बार सुनने को मिलता है आपको, अलग अलग न्यूज़ की हेडलाइंस में सुनने को मिलता है, जो लीडर्स हैं उनके मुंह से सुनने को मिलता है। और बिल्कुल इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है भी। 7.6 जो है इंडिया की ग्रोथ रही है 2023-24 में। ठीक, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस बार कितनी थी तो वो 0.7% थी। 0.7% आप समझ रहे हो कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ ऑलमोस्ट 1% ग्रोथ है ना। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत कम है। अब ये ग्रोथ इतनी कम क्यों आई यार, आप बोलोगे सर इस बार जो सीज़न था वो सही नहीं था, सही से पानी नहीं गिरा, थोड़ा बहुत सूखा पड़ा है जिसके कारण जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आप ये बताइए कि क्या ये सिचुएशन अगले 23 साल तक के रिपीट नहीं होगी, क्या क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे में तो ओवरऑल ग्रोथ 3.5 और 4% तो हमने ज़्यादा प्रोजेक्ट कर लिए। तो इस बैकड्रॉप में एग्रीकल्चर को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सरकार को क्या करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि रैशनलाइज फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडी, ये सॉल्यूशन हो जाएगा यार, इसको आप लिख सकते हो है ना। ये सारी चीज़ें आपके सॉल्यूशन रहेंगे, अपने मेंस के आंसर में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है, रैशनलाइज फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडी। इस जो सब्सिडी है उसे रैशनलाइज करो, टारगेटेड करो। जो फालतू पैसा दे रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, उसे नहीं देना है। नेक्स्ट क्या है, उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। जब टारगेटेड सब्सिडी होगी तो जो पैसा बचेगा उसको आप कहाँ लगाओगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एग्री इनोवेशंस में। नेक्स्ट आपका पैसा कहाँ लगाना है, आपको एग्री एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जो फार्मर्स हैं उन्हें एजुकेट करना, उन्हें एक्चुअल में बताना कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है, कौन सी फसल लगाई जानी चाहिए, कब लगाई जानी चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये सब एग्री एक्सटेंशन में आता है। इसके अलावा सॉइल एंड वाटर रिचार्ज थ्रू चेक डैम एंड वाटरशेड, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। प्रमोटिंग वाटर सेविंग टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल माइक्रो इरिगेशन टेक्निक जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, स्प्रिंकलर्स, इन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर इनकम बढ़ानी है तो वो है इंडियन एग्रीकल्चर को हाई वैल्यू चेन एग्रीकल्चर में शिफ्ट करने की, मूव करने की ज़रूरत है। अभी लगे पड़े हैं वीट और राइस यही प्रोड्यूस करने में, अब जो है ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जैसे कि पोल्ट्री हो गई, फिशरी हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिसकी ज़्यादा कीमत मिलती है, ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो हायर वैल्यू चेन में एग्रीकल्चर को ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है। जो वैल्यू चेन अप्रोच है फ्रॉम प्लेट टू प्लग, मतलब डिमांड ड्रिवन अप्रोच,
प्लेट टू प्लग मतलब जिसकी डिमांड है प्लेट में वही चीज़ एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, जो प्लग है मतलब जो आपके खेत हैं वहाँ पर वही चीज़ उगाने की ज़रूरत है। इस अप्रोच को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो हायर वैल्यू चेन में अगर जाएंगे तो प्लेट टू प्लग जो है डिमांड ड्रिवन अप्रोच क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है जिसके थ्रू हमारे जो फार्मर हैं वो पैन इंडिया मार्केट एक्सेस कर सकें। जैसे कि ऑलरेडी ई नैम किया जा चुका है, ONDC के टाइप का ऐसा कोई एक डिजिटल कॉमर्स आपको बनाना पड़ेगा डिजिटल कॉमर्स करने के लिए, जिसके थ्रू किसान पूरे देश में जो है क्या कर सकें, अपने अनाज को या फिर अपने प्रोड्यूस को बेच सकें। इसके लिए जो है आपको इंस्टीट्यूशन डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा FPO के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको नेगोशिएशन करने में हेल्प करेगा। ये क्या होता है, 200-300 फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे लोग मिलकर अपना जितना प्रोड्यूस है उसे इकट्ठा करते हैं और फिर एक साथ जो है नेगोशिएशन करके बेचते हैं। तो किसी भी कॉरपोरेट को ये बेच सकते हैं। नेगोशिएटिंग पावर इसमें ज़्यादा अच्छी होती है फार्मर्स के लिए। तो FPO को बनाने की ज़रूरत है, कोऑपरेटिव को डेवलप करने की ज़रूरत है और उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार को क्या नहीं करना है, जो सरकार अभी जो पॉलिसीज़ बनाई हुई है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए हैं, स्टॉकिंग लिमिट ऑन ट्रेडर्स एंड सस्पेंडेड फ्यूचर ट्रेडिंग इन मैनी एग्री कमोडिटीज़। तो सरकार जो है प्राइस फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक्सपोर्ट को रोक चुकी है। जो फ्यूचर है जिसके कारण स्पेकुलेशन होता है कि फ्यूचर में ये इसका प्राइस कितना बढ़ेगा, इस फसल को कितना मिलेगा, इससे बेनिफिट किसको होगा, एग्रीकल्चर में जो फार्मर है उनको होगा। इन सारी चीज़ों को सरकार ने बंद कर दिया है। इसके अलावा जो वीट राइसेस हैं उसे भी सस्ते में बेचे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी एक्टिविटी की जा रही है। ये सारी जो पॉलिसीज़ है ये पैनिक वाली पॉलिसी है 1960 की, इसे नहीं करना चाहिए। ये जो है विकसित भारत की पहचान नहीं है। ये जो लिबरल भारत है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला भारत है, उसकी ये पहचान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों से दूर जा कर के हमें ये सारे सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जा कर के एग्रीकल्चर सेक्टर विकसित भारत में जो है प्रॉस्पेरस हो सकता है और जो फार्मर होंगे वो भी प्रॉस्पेरस होंगे और एक एक्चुअल में इंक्लूसिव भारत हमें मिलेगा। होपफुली ये सारा का सारा आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अ सेंचुरी लेटर रिमेंबरिंग वैक्यूम सत्याग्रह अ प्रोग्रेसिव माइलस्टोन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है यार, 1924 में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और 100 साल इसके कंप्लीट हो रहे हैं 2024 में। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस बार आपको प्रीलिम्स में वैक्यूम सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। इसको अलग से प्रिपेयर करके जाइएगा। इस आर्टिकल में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं वो सारे हम कवर करेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले वैक्यूम है क्या। वैक्यूम एक टेम्पल टाउन है जो कि प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर में हुआ करता था। आज के समय में ये टाउन कहाँ पर है, स्टेट ऑफ केरला में। सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नॉन वायलेंट एजिटेशन हुआ होगा, नॉन वायलेंट मूवमेंट हुआ होगा। कब हुआ था, 30 मार्च 1924 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 30 मार्च 1924। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इट इज़ द फर्स्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन इंडिया। ये याद रखेंगे, ये पहला टेम्पल एंट्री मूवमेंट है इंडिया का। इसकी जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी से ही हो गई थी। इसके जो बीज थे वो 19वीं शताब्दी में ही जो है पढ़ चुके थे। कैसे पढ़ चुके थे, उस समय जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो बहुत सारे अवधनास जो कि लोअर कास्ट के लोग थे उनको कन्वर्ट करने लगे थे, उनको एजुकेशन मिलने लगा था फर्स्ट। इसके अलावा जो महाराज अय्यम थिरुनल रामावर्मा का रेन था 1860 से 80 के बीच में, उस समय काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स हुए थे। उसमें से एक जो सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म था वो था यूनिवर्सल फ्री प्राइमरी एजुकेशन। ये यूनिवर्सल फ्री प्राइमरी एजुकेशन में अपर कास्ट हिंदूज और लोअर कास्ट हिंदूज दोनों शामिल थे।
तो 1860 से 80 के बीच में ये रिफॉर्म शुरू हो चुके थे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मास एजुकेशन की शुरुआत केरला में 1860 और 80 में हो गई थी। और इसलिए हिस्टोरिकली एडवांटेजेस होने के कारण आज के समय में केरला में आप देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन ऑलमोस्ट 100% लेवल पर है। तो कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा मैटर करती है आपको इसमें क्लैरिटी हो रही होगी। ठीक, अब बाय 20th सेंचुरी काफ़ी सारे जो इंडियन मिडिल क्लास लोग हैं, हिंदू मिडिल क्लास लोग हैं, वो ऑलरेडी एजुकेटेड हो चुके थे। इनफैक्ट लोअर कास्ट के लोग भी अब एजुकेटेड हो चुके थे। एक कम्युनिटी है इज़ावास, जो कि मोस्ट एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड अनटचेबल कम्युनिटी थी त्रावणकोर में। ठीक, तो ये इज़ावास के द्वारा ही, इस कम्युनिटी के लीडर्स के द्वारा ही ये एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। उस समय गवर्नमेंट जॉब जो है अभी भी अपर कास्ट हिंदूज के लिए ही रिजर्व रखी जाती थी। 1918 का एक डेटा है, 4000 में से 3800 जो नौकरियां थी त्रावणकोर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो ऑक्यूपाइड किसके द्वारा की गई थी? जो हिंदू माइनॉरिटी हैं या फिर हिंदू अपर कास्ट के लोग हैं। तो एजुकेशन तो मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट अभी भी नहीं हो रहा था। रिचुअल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहे थे। टेम्पल एंट्री आज भी नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है रोड टू एजुटेशन। कोई भी एजुटेशन एक दिन में शुरू तो नहीं हो सकता, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, कई एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको करना होता है, उसके बाद फाइनली एक डेट में एजुटेशन की शुरुआत होती है। तो ये जो टेम्पल एंट्री का इशू था, इसकी शुरुआत जो है फर्स्ट टाइम कब हुई थी? ये इशू को फर्स्ट टाइम कब रेस किया गया था? 1917 में। किसने रेस किया था? बाय इज़ावा लीडर टी.के. माधवन ने। और 1917 में उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल में इस टेम्पल एंट्री के इशू की बात कही थी। कौन सा न्यूज़पेपर था? देशाभिमानी। ये याद रखेंगे, टी.के. माधवन का जो न्यूज़पेपर था वो था देशाभिमानी। ये फैक्ट आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हो सकता है वैक्यूम ना पूछे, टी.के. माधवन के बारे में पूछ ले, क्योंकि वो इस सत्याग्रह के मेन लीडर थे। तो हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। बाय 1920 महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होके टी.के. माधवन ने टेम्पल एंट्री के लिए डायरेक्ट मेथड्स को एडवोकेट करना शुरू कर दिया था, और खुद भी जो है इसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जो रिस्ट्रिक्टिव नोटिसेस थे, जो कि मंदिर के आसपास की रोड थी, वहाँ पर नोटिसेस लगाए हुए थे कि यहाँ पर आना किसी भी लोअर कास्ट के लोग के लिए मनाही है, उसको खुद से वो क्रॉस करने लगे थे। लेकिन उस समय काउंटर अपर कास्ट हिंदू एजुटेशन शुरू हो चुका था, और उसके कारण जो महाराज थे उन्होंने किसी भी तरह के रिफॉर्म्स को नहीं किया ताकि कोई बैकलैश ना हो। 1921 में जो माधवन थे वो गांधी जी से मिले, और उनका जो सपोर्ट है वो लेने में कामयाब रहे फॉर द मास प्रोटेस्ट और मास एजिटेशन टू एंटर इन द टेम्पल। 1923 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था आईएनसी का काकीनाडा में, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया। किसके द्वारा पास किया गया? केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और एंटी अनटचेबिलिटी को की इशू बनाया गया। इसके बाद मैसिव पब्लिक मैसेजिंग कैंपेन हुए और मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें कहा गया कि हिंदू टेम्पल्स को लोअर कास्ट के लोगों के लिए अवदनास के लिए खोलने की ज़रूरत है। और वैकुम जो कि एक शिवा टेम्पल है, उसे सत्याग्रह के लिए, प्रोटेस्ट के लिए एज अ लोकेशन, पहली लोकेशन चूज की गई। माधवन और बाकी सारे लीडर्स ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। उनका जो फोकस था वो टेम्पल के अंदर एंट्री का नहीं था। इनिशियली जो फोकस था वो आसपास की जो 4 रोडें थी जो ब्लॉक करके रखी गई थी लोअर कास्ट के लोगों के लिए, उन सारी 4 रोड्स को खोलने के लिए सबसे पहले एजिटेशन किया गया। सबसे पहला जो डिसीजन था वो डायरेक्ट टेम्पल एंट्री का नहीं था, आसपास की रोड को ओपन करना था लोअर कास्ट हिंदूज के लिए, और ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। बहुत सारे लीडर्स जो है वैकुम सत्याग्रह में वैकुम टेम्पल गए थे, वैकुम टाउन गए थे, जैसे कि पेरियार जी गए थे, सी राजगोपाला जी गए थे, वहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया
इस प्रोटेस्ट को और इनफैक्ट लीड किया प्रोटेस्टर को। इसके साथ साथ काउंटर एजिटेशन भी शुरू हो गया था। जो अपर कास्ट हिंदूज थे उनके द्वारा काउंटर एजिटेशन किया जा रहा था और कई सारे सत्याग्रही को वायलेंस और इंटिमिडेशन भी फेस करना पड़ा। इनफैक्ट सोशल बायकॉट भी उस समय फेस करना पड़ा। 1924 में जो त्रावणकोर के महाराज थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो यंग रीजेंट क्वीन थी सीतू लक्ष्मी बाई, उन्होंने जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी सत्याग्रही थे जिनको कैद कर लिया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए, उन सबको रिहा कर दिया। लेकिन उस समय उन्होंने टेम्पल को लोअर कास्ट के लोगों के लिए ओपन करने से मना कर दिया। 1925 में गांधी जी गए और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया। 4 में से 3 रोड को ओपन कर दिया गया सारे लोगों के लिए, इंक्लूडिंग लोअर कास्ट अवदनास पीपल। तो सारे लोगों के लिए 3 रोड खोल दी गई, लेकिन एक रोड अभी भी अपर कास्ट ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व करके रखी गई। और एक साल बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया और सारे सत्याग्रही इसको वापस बुला लिया गया। वैकम सत्याग्रह लगभग 600 दिन तक चला और जो सत्याग्रही थे उन्होंने होस्टाइल सोशल फोर्सेस को, पुलिस क्रैकडाउन को और उस समय जो फ्लड आया था वैकम में 1924 में, ये सारी चीज़ें, ये सारी हार्डशिप फेस करते हुए अपना जो है सफलता के साथ ये आंदोलन को ख़त्म किया। एक चीज़ जो देखने को मिली वो थी अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी अक्रॉस कास्ट लाइन। सारी कास्टों के बीच में, जितने भी कास्ट थे, अलग अलग कास्ट, उन सभी के बीच में एक यूनिटी देखने को मिली। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उससे कई लोग डिसअपॉइंटेड भी थे, जैसे कि पेरियार जो कि एक रेडिकल लीडर थे, वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। डिस्पाइट इट्स शॉर्टकमिंग, वैकम सत्याग्रह brought untouchability, unapproachability and unseeability to the forefront of the political issue in India। जो अनटचेबिलिटी थी वो अब पॉलिटिकल इशू बन चुका था देश में। ठीक उस समय के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उसमें अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। 1936 में महाराज ऑफ त्रावणकोर ने एक हिस्टोरिक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन साइन किया, जिसमें पहली बार हिंदू टेम्पल्स को सभी के लिए त्रावणकोर स्टेट में खोल दिया गया, इंक्लूडिंग अवदानास जो लोअर कास्ट हिंदूज थे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये जो 1936 में किया ये वैकम सत्याग्रह का रिजल्ट नहीं था। वैकम सत्याग्रह का जो रिजल्ट था वो 4 में से 3 रोड को जो है ओपन किया गया था। तो ये जो है मिक्सअप नहीं करेंगे। 1936 में जो है ये ऑटोमेटिकली रिफॉर्म किए गए थे उस समय महाराजा के द्वारा। होपफुली ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल था। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।